Welcome back to my YouTube channel. Students, I hope that you all are doing well. In this video lecture, we will be discussing the third important topic of ultrasound imaging, that is the design of ultrasound transducer. तो अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड और यू कैन से पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उस इफेक्ट में फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट का एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है इनटू द साउंड एनर्जी और अल्ट्रासाउंड वेव्स, और अल्ट्रासाउंड वेव्स या साउंड एनर्जी को बैक कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, दिस इज व्हाट इज अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर। तो अब हम इस वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, डिजाइन ऑफ अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर, यानी जो अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर होता है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजाइन ऑफ अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर। तो अगर हम अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर की बात करेंगे, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर में 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं? 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, हाँ देखो वो 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट इज मैचिंग लेयर, नंबर सेकंड इज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर, नंबर थर्ड इज बैकिंग ब्लॉक, नंबर 4 इज acoustic absorber, number 5th is metal shield or housing, and number last important component is signal cables. ठीक है, now let us discuss each of these components one by one. तो सबसे पहला हम यहां पे लेंगे मैचिंग लेयर। क्या डिस्कस करेंगे सबसे पहले? मैचिंग लेयर। ठीक है, हाँ देखिए गाइस, अगर हम मैचिंग लेयर की बात करेंगे ना, यहां पे सबसे पहले आप देखो, यहां पे मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर की। अगर मैं क्या लूंगा, लेट अस सपोज दिस इज द फ्रंट फेस, दिस इज द फ्रंट फेस ऑफ द ट्रांसड्यूसर एंड दिस इज द बैक साइड ऑफ द ट्रांसड्यूसर, दिस इज द बैक साइड ऑफ द ट्रांसड्यूसर। ठीक है, हाँ तो फ्रंट फेस के नजदीक जो सबसे पहला लेयर है वो है मैचिंग लेयर। क्या है? मैचिंग लेयर। सो मैचिंग लेयर जो होता है ये ऐसा लेयर होता है जो कि सबसे नजदीक होता है किसके? फ्रंट फेस ऑफ द ट्रांसड्यूसर के। ठीक है, हाँ अगर हम बात करेंगे ये जो मैचिंग लेयर होता है किसका बना होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कि मैचिंग लेयर किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ परस्पेक्स और प्लेक्सिग्लास। ये परस्पेक्स का बना होता है या प्लेक्सिग्लास का बना होता है, जो कि लोड किए जाते हैं किसके साथ? एल्युमिनियम पाउडर के साथ। So the matching layer is made up of plexiglass or perspex loaded with aluminium powder. ठीक है, हाँ आई होप कि यहां तक आपको समझ आया होगा। नाउ अगर हम देखेंगे कि जो मैचिंग लेयर होता है इसकी फंक्शन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए जो मैचिंग लेयर होता है ना, It reduces acoustic impedance between the transducer and the patient. जो patient होता है, let us suppose this is the patient, जिस पे हम क्या करते हैं, जिस पे हम ये ट्रांसड्यूसर फिर लगाते हैं स्कैनिंग के लिए, तो पेशेंट और ट्रांसड्यूसर के दरमियान क्या होता है? एक्वास्टिक इंपीडेंस, और ये उसी एक्वास्टिक इंपीडेंस को रिड्यूस करता है। अब आपका सवाल होगा यहां पे, सर व्हाट इज एक्वास्टिक इंपीडेंस। देखिए एक्वास्टिक इंपीडेंस क्या होता है। सबसे पहले आप याद रखो कि जो एक्वास्टिक इंपीडेंस होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। इसको हम Z से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जब अल्ट्रासाउंड वेव्स अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर से प्रोड्यूस होते हैं, तो जब वो बॉडी टिश्यूज में जाते हैं, जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं वो इन अल्ट्रासाउंड वेव्स को रेजिस्ट करते हैं, उनकी ट्रांसमिशन को रेजिस्ट करते हैं। तो वो जो रेजिस्टेंस बॉडी टिश्यूज ऑफर करते हैं किसको? अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिशन को, उसको हम बोलते हैं एक्वास्टिक इंपीडेंस। क्या बोलते हैं? एक्वास्टिक इंपीडेंस। सो व्हाट इज नाउ एक्वास्टिक इंपीडेंस? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी टिश्यूज टू द अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिशन, टू द अल्ट्रासाउंड वेव ट्रांसमिशन। ठीक है, हाँ एंड इट इज डिनोटेड बाय Z। अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे जो एक्वास्टिक इंपीडेंस होता है ये किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू density of the tissue into
वेलोसिटी ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इन द टिश्यू, ठीक है। हाँ, सो वी कैन से दैट Z is equal to rho because rho is density into V velocity of ultrasound in the tissue, ठीक है। अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बोला था, सबसे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने बोला था कि जो वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड हमारे बॉडी टिश्यूज में होता है दैट इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 1540 मीटर पर सेकंड। मैंने इसका रीजन भी बोला था उस टाइम, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो यहां पे ये V कांस्टेंट है 1540, कांस्टेंट और इक्वालिटी को मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी से हटा सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं एक्वास्टिक इंपीडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द टिश्यू, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चला, यहां से आपको पता चला कि जो एक्वास्टिक इंपीडेंस होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द टिश्यू, यानी अगर टिश्यू डेंस होगा, हाई डेंस होगा तो एक्वास्टिक इंपीडेंस ज्यादा होगी, अगर टिश्यू लेस डेंस होगा तो एक्वास्टिक इंपीडेंस कम होगी, ठीक है। बेसिकली एक्वास्टिक इंपीडेंस करता क्या है, जो एक्वास्टिक इंपीडेंस है ये एक्वास्टिक इंपीडेंस कम होनी चाहिए। जब एक्वास्टिक इंपीडेंस कम होगा तो उसे क्या होगा, रिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं होगा, रिफ्लेक्शन मिनिमाइज होगा और ट्रांसमिशन बढ़ेगा, ट्रांसमिशन भी इंक्रीज होगा ताकि इमेज अच्छी आ जाए, ठीक है। सो मैचिंग लेयर क्या काम करता है, मैचिंग लेयर इस एक्वास्टिक इंपीडेंस को डिक्रीज करता है, उसे क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन मिनिमाइजेस एंड ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इट इंक्रीजेस, इट मैक्सिमाइजेस, ठीक है। हाँ, तो अब अगर आप ज्यादा याद रखोगे एक्वास्टिक इंपीडेंस के मुतालिक, कभी कभार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इसका एसआई यूनिट क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्वास्टिक इंपीडेंस। देखिए इसका एसआई यूनिट हम कैसे निकाल सकते हैं, रो इंटू वी, डेंसिटी का क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी केजी बाय मीटर क्यूब, इंटू वेलोसिटी का क्या, मीटर पर सेकंड, 1 मीटर खत्म, यहां पे 2 रहेंगे तो इसका आएगा केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और ये जो यूनिट है इसी को हम बोलते हैं RAYLS, रेल्स। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ aquatic impedance, it is kg per meter square per second, or you can directly say rales, this unit is called as rales, ठीक है। हाँ, तो ये हुआ aquatic impedance। इस aquatic impedance को कौन कम करता है, कौन रिड्यूस करता है, मैचिंग लेयर, जो कि बना होता है किसका, perspex और plexiglass loaded with aluminium powder, ताकि रिफ्लेक्शन कम हो जाए और ट्रांसमिशन बढ़े, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रांसमिशन नहीं होगा तो क्या होगा कि हमें उन टिश्यूज की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, तो अब अगर हम बात करेंगे जो मैचिंग लेयर है इसकी एक्वास्टिक इंपीडेंस किसके बराबर होती है, इसकी एक्वास्टिक इंपीडेंस बराबर होती है इस बॉडी टिश्यू जो होता है या पेशेंट जो होता है, पेशेंट की एक्वास्टिक इंपीडेंस और पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर की एक्वास्टिक इंपीडेंस के इंटरमीडिएट होती है इस मैचिंग लेयर की एक्वास्टिक इंपीडेंस। अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे कि इसकी एक्वास्टिक इंपीडेंस कितनी होती है, एक्वास्टिक इंपीडेंस ऑफ मैचिंग लेयर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्वास्टिक इंपीडेंस ऑफ द टिश्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्वास्टिक इंपीडेंस ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट मैचिंग लेयर। आई होप गाइज कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हाँ, now we will discuss the second important layer of this ultrasound transducer, that is the piezoelectric crystal layer। तो अगर आपको याद होगा प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया था पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर, क्योंकि यही ऐसा लेयर होता है जिससे अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस इज दैट इट इज द एक्टिव एलिमेंट ऑफ द ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का जो एक्टिव एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, यही पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर, ठीक है। हाँ, और ये मैंने बोला कि ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स इसमें होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो नेचुरली ऑकरिंग भी हो सकते हैं और वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। आजकल के जो ट्रांसड्यूसर्स हैं उनमें ज्यादातर आर्टिफिशियल ही यूज किए जाते हैं। नेचुरली ऑकरिंग में मैंने एग्जांपल दिया था क्वार्ट्ज, और आर्टिफिशियल में मैंने एग्जांपल दिया था PZT, लेड जिरकोनेट टाइटेनेट, ठीक है। हाँ,
तो ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं इसी का बना होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर, जो कि कहां पे लोकेटेड होता है, बिहाइंड द मैचिंग लेयर के बाद। ठीक है, हां, अब जो हमारा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर है, इसका काम क्या होता है? इसका काम मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया है, प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स थ्रू पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से क्या करता है, ये अल्ट्रासाउंड वेव्स को ट्रांसमिट भी करता है, प्रोड्यूस भी करता है और फिर रिसीव भी करता है उनको। ठीक है, हां, तो एक बात आप यहां पे याद रखो कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर की थिकनेस इंक्रीज करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रासाउंड वेव्स की वो डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये पॉइंट याद रखो कि थिकनेस जब इंक्रीज होगी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर की तो अल्ट्रासाउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड थिकनेस इज 0.5 mm मिलीमीटर्स। जो इस पीजो इलेक्ट्रिक लेयर की थिकनेस होती है ना, कॉमनली यूज्ड, जो हम आमतौर पे यूज करते हैं, दैट इज 0.5 mm मिलीमीटर्स। दिस इज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर। अगर आपको और भी इसके मुतालिक पढ़ना है, मतलब डिटेल में, वो मैंने लेक्चर नंबर 2 में समझाया है, प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स में, कि ये जो मैकेनिज्म होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो कैसे होता है, एक्सपेंशन कंप्रेशन कैसे होता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो आराम से देख सकते हो। ठीक है, हाँ, यहां पे वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी पढ़ाया है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर, दैट इज बैकिंग ब्लॉक। ठीक है, हाँ, नंबर फर्स्ट पॉइंट आपको बैकिंग ब्लॉक के मतलब क्या याद रखना है? इट इज द लेयर, इट इज द कंपोनेंट विच इज लोकेटेड ऑन बैक साइड ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर। ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर के बैक साइड में होता है, उसके बाद होता है। ठीक है, हाँ, और बात अगर हम करेंगे कि ये बैकिंग ब्लॉक किसका बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मेड ऑफ टंगस्टन पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड इन एपॉक्सी रेजिन। एपॉक्सी रेजिन आपको पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये एक पॉलीमर है एपॉक्सी रेजिन और इसी में टंगस्टन पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, ये है बैकिंग ब्लॉक, टंगस्टन पार्टिकल्स का बना होता है जो कि सस्पेंड होते हैं किसमें, एपॉक्सी रेजिन में। अब अगर हम बात करेंगे इसके फंक्शन की, किसके, बैकिंग ब्लॉक के फंक्शन की, देखिए ये क्या करता है, देखिए यहां पे ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर है, इसका काम क्या है, अल्ट्रासाउंड वेव्स को प्रोड्यूस करना। लेकिन जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं वो इस डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो ये जो बैकिंग ब्लॉक होता है उसका काम क्या होता है कि जो ये बैकवर्ड सिग्नल्स हैं, जो ये सिट्रे अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करना। देखिए क्या होगा, अगर ये जो ड्यूरिंग द अल्ट्रासाउंड प्रोडक्शन ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स है ना, ये वाइब्रेट करते रहते हैं, ये ऑसिलेट करते रहते हैं, टू एंड फ्रो। तो उससे क्या हो जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी निकलती है ना, किसकी, अल्ट्रासाउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो कम होगी, वो जो प्योरिटी ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाएगी, क्योंकि यहां पे क्या होगा, अगर ये यहां पे एब्जॉर्ब नहीं होगे तो हमें मिलेगी बैंड विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसीज, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसीज मिलेगी, तो प्योरिटी खत्म होगी अल्ट्रासाउंड वेव की। तभी इनको डैम्पन करना, इनको लेसन करना, ठीक है, इनको खत्म करना किसका काम है, एब्जॉर्ब करना बैकिंग ब्लॉक का काम होता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैकिंग ब्लॉक? इट एब्जॉर्ब्स backward ultrasound pulses or Sitre ultrasound signals and hence quickly dampen the oscillations of the crystal। कितने टाइम में, 3 to 4 सेकंड्स में इन ऑसिलेशंस को ये खत्म करता है, डैम्पन करता है। ठीक है, हाँ, मैंने बोला कि अगर डैम्पिंग खत्म नहीं होगी तो क्या होगा, हमें मिलेगी बैंड विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसीज। बैंड विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसीज से क्या होगा, प्योरिटी ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी खत्म होगी। ठीक है, हाँ, क्या होगा, डैम्पिंग लेसन्स द प्योरिटी ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जो डैम्पिंग होगी, अगर वो होगी, अगर ये ऑसिलेशंस खत्म नहीं होगी तो वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की प्योरिटी को कम करेगी एंड इंट्रोड्यूसेस ए ब्रॉड बैंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, और हमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिलेगी। ठीक है, हाँ, तो अब अगर हम यहां पे बात करेंगे ना इस डैम्पिंग की,
या ये जो ब्रॉड बैंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, बैंड विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मिलता है हमें, तो ये इसके लिए एक टर्म है क्यू फैक्टर। क्या? क्यू फैक्टर। ठीक है, ये आप याद रखिए, क्यू फैक्टर। बेसिकली जो ये बैंड विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ना, बैंड विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज डिटरमाइंड बाय क्यू फैक्टर। सो जो ये बैंड विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, ब्रॉड बैंड स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज मिलता है, इनको कौन डिटरमाइन करता है? इनको डिटरमाइन करता है क्यू फैक्टर। और अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे कि जो क्यू फैक्टर होता है, क्यू फैक्टर किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल यानी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंड विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसीज, डिवाइड बाय बैंड विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसीज। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहां से हमें पता चला, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल कांस्टेंट रखेंगे तो जो क्यू फैक्टर हैं, दिस क्यू फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंड विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, हाँ, तो इस प्रिंसिपल के बिना पे हमारे पास दो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? एक को हम बोलते हैं हाई क्यू फैक्टर ट्रांसड्यूसर्स, हाई क्यू फैक्टर ट्रांसड्यूसर्स, और दूसरे को हम बोलते हैं लो क्यू फैक्टर ट्रांसड्यूसर्स, लो क्यू फैक्टर ट्रांसड्यूसर्स। देखिए इनके फंक्शन में बताऊंगा। ठीक है, हाँ, देखिए हाई क्यू फैक्टर यानी इसका क्यू फैक्टर ज्यादा होता है तो कम बैंड विड्थ मिलेगी, यानी नैरो बैंड विड्थ होगी। ठीक है, नैरो बैंड विड्थ जब होगी तो डैंपिंग कम, सो इट लेसन्स डैंपिंग, इट लेसन्स डैंपिंग। और इन ट्रांसड्यूसर्स को हम कहां पे यूज करते हैं? इन ट्रांसड्यूसर्स को हम यूज करते हैं जहां पे हमें वेलोसिटी मेजरमेंट्स करनी होती हैं और डॉपलर स्टडीज में। आगे में आपको पढ़ा होगा डिटेल में डॉपलर। ठीक है, फिलहाल आप यहां पे याद रखिए कि जो हाई क्वालिटी फैक्टर ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, हाई क्यू फैक्टर ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, इनमें से हमें इनकी नैरो बैंड विड्थ होती है, यानी इनमें से ऐसी फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं जिनमें कम ही फ्रीक्वेंसीज होती हैं, प्योरिटी ज्यादा होती है क्योंकि डैंपिंग कम होती है, और इनको हम यूज करते हैं वेलोसिटी या वेलोसिटी मेजरमेंट्स के एग्जामिनेशंस में या डॉपलर स्टडीज में। इसी तरह से लो क्यू फैक्टर वाले ट्रांसड्यूसर्स, उनका क्यू फैक्टर क्या है? लेस, तो बैंड विड्थ क्या होगी? ज्यादा। सो लो क्यू फैक्टर ट्रांसड्यूसर्स में क्या होगा? वाइडर बैंड विड्थ, वाइडर बैंड विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसीज मिलेगी, डैंपिंग ही इंक्रीज होगी। लेकिन इनका यूज क्या होता है कि ये जो लो क्यू फैक्टर ट्रांसड्यूसर्स होते हैं ना, इनकी एक्चुअल डायरेक्शन में रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे स्कैनर्स, ऐसे एग्जामिनेशंस जिनमें हमें एक्चुअल डायरेक्शन में स्कैनिंग करनी होगी तो हम यूज करते हैं लो क्यू फैक्टर ट्रांसड्यूसर्स, क्योंकि एक्चुअल डायरेक्शन में इनकी रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हाँ, देखिए गाइस एक और पॉइंट आप याद रखिए, मैंने अभी बोला आपको बैकिंग ब्लॉक की फंक्शन। मैंने बोला था कि जो बैकिंग ब्लॉक है it absorbs the backward ultrasound pulses and hence quickly dampens the oscillations within 3 to 4 seconds। तो चूंकि ये उन oscillations को डैंपन करता है, so it is also called as damping block। क्या बोलते हैं बैकिंग ब्लॉक को? एक और नाम डैंपिंग ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डैंपिंग ब्लॉक। ठीक है, ये याद रखना, damping block। This is all about the third important compound, that is backing block or damping block। Now we will discuss the fourth important component of ultrasound transducer, that is the acoustic absorber। acoustic absorber, देखिए backing block के बाद जो ये पार्ट आता है, जो ये एलिमेंट आता है, कंपोनेंट आता है, इसी को हम बोलते हैं क्या? एक्वास्टिक एब्जॉर्बर। बेसिकली ये क्या होता है? ये जो एक्वास्टिक एब्जॉर्बर होता है ये बना होता है रबर का, जो कि एक इंसुलेटर होता है। किसका बना होता है? रबर का बना होता है, जो कि एक इंसुलेटर होता है। बेसिकली अगर हम इसकी फंक्शन देखेंगे तो इसकी फंक्शन क्या है कि जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से
वाइब्रेशंस उठती हैं तो वो ट्रांसड्यूसर हाउसिंग में भी जा सकती हैं। तो उस चीज को प्रिवेंट करना इसका काम होता है। क्या काम होता है इसका काम यह होता है कि जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर से वाइब्रेशंस उठती हैं तो चांसेस होता है कि वो हाउसिंग में भी जा सके, लेकिन इसका काम यह होता है कि ये उनको एब्जॉर्ब करता है, ये उनको बचाता है ट्रांसड्यूसर हाउसिंग में जाने से। इसकी एक और फंक्शन ये है कि अगर कोई बाहर एक्सट्रानियस सोर्स होगा अल्ट्रासाउंड का, बाहर एक्सटर्नल सोर्स होगा अल्ट्रासाउंड का, तो वो इंटरफेयर कर सकता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के साथ, तो ये उसको भी बचाता है। यानी इट प्रिवेंट्स द क्रिस्टल फ्रॉम एक्सट्रानियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को एक्सट्रानियस एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव से भी बचाता है। आई होप गाइज कि ये पार्ट भी आपको समझ आया होगा एक्वास्टिक एब्जॉर्बर। नाउ we will move to the fifth important component, that is the metal shield or housing। देखिए जो इसका ये आउटर ये वाला कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट, दिस इज द मेटल शील्ड आर हाउसिंग। इसको हम बोलते हैं मेटल शील्ड आर हाउसिंग। ठीक है, ये मेटल का बना होता है और जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं इस ट्रांसड्यूसर के, जैसे कि मैचिंग लेयर, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर, बैकिंग ब्लॉक, एक्वास्टिक एब्जॉर्बर, सिग्नल केबल्स, वो सारे प्लेस किए जाते हैं इसी मेटल शील्ड या हाउसिंग में। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मेटल शील्ड, इतना याद रखो आप इसमें। नाउ द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर इज सिग्नल केबल्स। तो यहां पे आपको मैं दिखाऊंगा इस डायग्राम पे, दिस इज द सिग्नल केबल। ठीक है, बेसिकली जो सिग्नल केबल होती है ना, इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ बंडल ऑफ माइक्रोवायर्स। इसमें बंडल ऑफ माइक्रोवायर्स होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी वायर्स होती हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर को इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी देते हैं, क्योंकि इसको अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी इसको कौन देता है, वो देता है यही सिग्नल केबल। बेसिकली क्या होता है, इट इज बेसिकली अ बंडल ऑफ micro wires which provide the electrical connectivity to this piezoelectric crystal layer. Guys, this was all about the design of ultrasound transducer, the structure of ultrasound transducer, or you can say the construction of ultrasound transducer. I hope you have enjoyed this lecture. If you have any kind of queries related to this topic, do post them in the comment section so that I may answer them. बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके कलीग्स को भी हेल्प हो जाए। फी अमानिल्लाह।